करें भाई? चलो अब शांत हो जाएं। आज का लेक्चर बहुत आसान है और आज 10 प्रश्न उसमें हम हल करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, सेम फिजिकल केमिस्ट्री में भी आते हैं। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, अच्छे से इनको डिराइव करेंगे, पूरा समझेंगे, सिस्टमेटिक सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे और फिर टारगेट लगाएंगे इस पर आधारित 10 प्रश्न करने का। क्या बात ओके है? अच्छे से बढ़िया लिखिए, क्लास नोट्स खोलिए, शानदार अपन इसको पढ़ेंगे। हैंड लिखिए, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। चलो अब आपसी बातचीत बंद करना, बढ़िया पढ़ाई पे फोकस करके अच्छा अच्छा तैयार करना है। अब रेडियस कई बच्चों को 11वीं क्लास से याद है। सर ना मुझे याद है R बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। कई बच्चों को डिपेंडेंसी भी याद है, एन स्क्वायर बाय जेड। ये बिल्कुल सही है, पर मेरा सवाल है जेई मेन 2023 का। उन्होंने कहा चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उसको एक रिप्लेस कर दिया एक दूसरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से जिसका मास दुगुना है। अब बताइए रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको ये दोनों सूत्र याद हैं, आप कहोगे यार इसमें कहीं भी मास के दर्शन, सवाल आप सोचोगे वही रहेगा, पर अभी आप जब डेरिवेशन देखोगे और इसका पूरा सूत्र देखोगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, तब पता चलेगा भाई साहब रेडियस तो मास पर भी डिपेंड करती है। ये मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्या मैं अभी बहुत चीजें सीखनी है, केवल ये याद करके वो प्रश्न हल ही नहीं हो रहा जेई मेन का। मेरा प्रश्न फिर सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस किया, उसकी जगह एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया जिसका मास दुगुना है। अब बताइए रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब आपको याद है, अरे यार 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, इसमें तो कहीं दूर दूर तक मास आ ही नहीं रहा। इसका मतलब आज हमें इन पूरे सूत्रों को भी याद करके परीक्षा में जाना पड़ेगा। पुराने सवाल ही तो हमें आइडिया देते हैं। अरे यार ये भी सवाल बन सकता है, मतलब आज तक हम क्लास शुरू होने से पहले इन दो सूत्रों को याद करते थे, आज हमने वो सवाल सुनकर ये भी समझा यार ये बात भी आनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वापस सुनिए, अब देखिए कहां से आया, और बहुत आसान, आप एक बार में कर लेंगे। दो पोस्टुलेट बताइए। पहला, एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर से आर कटा, बताइए क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर बाय आर। दूसरा पोस्टुलेट बताइए, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, यहां से वी निकालिए, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, यहां वी पुट कर दीजिए, 2 पाई, अच्छा यहां एम वी आर है, ठीक है। अब वी पुट कर दीजिए, बताइए एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर बाय आर। आराम से देखिए, पेन का रंग बदल रहा हूं, खुश मन से समझिए। एम से एम रवाना, आर से आर रवाना, आर उधर जाएगा, आर ऊपर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे है 4 पाई स्क्वायर एम, और ये के जेड स्क्वायर भी नीचे। 1 मिनट के अंदर आप आर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए वही आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब सारी बातें सही हो रही हैं, आर एन स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, क्या एन स्क्वायर है, अपॉन में क्या आ रहा है बताइए, जेड, और मास के डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्स। लिखना शुरू कर लीजिए।
तो अब क्या है, सवाल करने से अब आपको ये पता चला, अच्छा यार मुझे रेडियस का बड़ा वाला एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। करिए, मेहनत करिए, अब समय भी है और सीरियसनेस से चीजों को पढ़िए, इधर उधर की एक्टिविटी में अपना समय मत खराब करिए, थोड़ा सा और फोकस बनाइए अपने आप को। दो तीन बार याद करिए, आर की निर्भरता एन स्क्वायर बाय जेड, और एक नई चीज और याद करिए, आर एम के भी इनवर्स। भाई साहब ये एक नई बात सीखने को मिली। और एम किसका मास है, आपका, मेरा, या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का। आप फील करो, ये एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल किसको दिया है आपने? इलेक्ट्रॉन को तो चक्कर लगाने के लिए एम वी स्क्वायर बाय आर चाहिए, तो मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। चलो आगे। ये हो गई साहब रेडियस। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, लिखिए लाइन चेंज करके, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। मिटाऊं? चलो अब देखना, क्या आपको याद है, और फिर मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, देखना। वेलोसिटी सर याद है 2.18 10 की पावर 6 जेड बाय, याद होना चाहिए। कईयों को डिपेंडेंसी याद है, जेड बाय एन, बिल्कुल सही है, शानदार, याद होनी चाहिए। मेरा प्रश्न अभी भी वही है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दें डबल मास से, अब बताइए वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सूत्र से आप देख ही नहीं पा रहे, वहां तुक्का मार रहे हैं, अरे यार रेडियस मास के इनवर्स है, तो यहां मास के डायरेक्टली हो जाएगी या इनवर्सली हो जाएगी। आंसर है मास पे डिपेंड ही नहीं करती। इन सूत्रों से नहीं पता चल रहा। मैं आपको क्यों प्रश्न बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग पे स्ट्राइक करे, यार ये सूत्र अधूरे हैं यार, इनसे सारे प्रश्न हल नहीं हो पा रहे। तब आपको समझ आएगी, अच्छा यार मुझे पूरा आना चाहिए। अब आप देखना, पूरे में ऐसा भी नहीं है कि आप 15 मिनट लगेंगे, 1 मिनट के अंदर आ सकता है। पहले पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए, पहला पोर्शन बोलिए, एम वी स्क्वायर बाय आर के जेड स्क्वायर बाय, दूसरा बोलिए एम वी आर बराबर, आप देखना 1 मिनट के अंदर डिवाइड किया, एम से एम रवाना, वी से वी रवाना, एक आर से एक आर रवाना, यहां बताइए वी, यहां आर, के जेड स्क्वायर आर, 2 पाई कहां जाएगा? ऊपर, एनएच नीचे ही रहेगा, ये आर से आर रवाना, वेलोसिटी एक बार में आ गई, देखिए 2 पाई के जेड स्क्वायर बटे, मजे की बात देखिए, कहीं भी मास के दर्शन ही नहीं हो रहे, 1 मिनट में आपने कर लिया।
तो आज आपको ये बात समझ में आ रही है, अरे यार जो मैं वो सूत्र याद करता था ना, वो 100% फुल प्रूफ, ये फुल प्रूफ है। और सारी बातें आ रही है, देख ले, जेड ऊपर और एन नीचे, जेड ऊपर और एन नीचे। और मजे की बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भरता ही, ये नया फैशन है, देख, पावर क्या लगा दी, पावर जीरो का मतलब डिपेंड ही नहीं करता। लिखिए, कहां कुछ बड़ा है, तरीके से करेंगे, 2 बार रफ कॉपी में कर लिया, विद इन 1 मिनट आप कर सकते हैं। घर पे जाके रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करो भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सवाल करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शॉर्ट नोट बनाने से कॉन्फिडेंस, 2-2 3-3 बार रिवीजन करके फॉर्मूले याद करने से पकड़ बनती है। सिर्फ एक निर्णय लीजिए, मोबाइल से 1-1.5 घंटा भी बचा लीजिए दिन का। बिल्कुल जीरो ना संभव है, ना हम आपको कह रहे हैं, पर कटौती तो कर सकते हैं यार। 1 से 1.5 घंटा वहां से बचाता हूं यार दिन का, और 1.5 घंटा जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पे लगाता हूं। उससे आपका ना क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो दूसरे सब्जेक्ट को और अच्छा करेगा। प्रैक्टिकल बात है। देखो, मैं ऐसा बोल दूं यार बिल्कुल ही जीरो कर दो, आप भी समझते हैं संभव नहीं है, कहीं यूजफुल भी है ना। पर वहां उसको समय कट करके 1 से 1.5 घंटा अगर मैं वहां मोबाइल वाला समय निकाल लूं, तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। सोचिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। समय है, अपना भविष्य है यार, और हमारा दायित्व है आपको समझाना बार बार, नहीं यार जरूरी है बेटा, अब समय है। बता, क्या वेलोसिटी की बात ओके? फॉर्मूला बोल लो 2-3 बार, नींद खुल जाएगी। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल जेड बाय एन, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी जेड बाय, अरे जेड कौन है, जेड एटॉमिक नंबर, और एन, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट। कभी कभार वो बोल देता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बच्चा जल्दबाजी में फर्स्ट लिख देता है ना, एन बराबर 2 होगा। ग्राउंड स्टेट होती है एन बराबर 1, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एन बराबर, वो बोले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। लिख लेना, गलती होगी अभी एक सवाल में, वो जल्दबाजी में फर्स्ट की जगह एन 1 हो जाता है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एन 3। क्लियर? तीसरा, ये दूसरा हो गया। अभी सवाल कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं एकदम बढ़िया, फिर 10 सवाल करेंगे अपन बैक टू बैक, जिसमें सारी बातें अपने आप याद हो जाएंगी। बढ़िया, 2 पढ़ लिए, बोलो पहला क्या पढ़ा, रेडियस, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा ये टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, total energy of an electron in Bohr's orbit, total energy of an electron in Bohr's orbit। चल भाई, अब ये स्टार लगा, तीनों में तुलनात्मक इसके सवाल ज्यादा देखे गए हैं पिछले 10 साल में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो इसको स्टार लगा। पढ़ने सब है, पर ये ज्यादा फेवरेबल है। पेन पेंसिल छोड़कर एकदम बढ़िया मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं, उसको आपको आइडिया लगेगा। सब लोग बोर्ड पे देखिए, पेन पेंसिल छोड़िए, पहला पोस्टुलेट बोलिए, तीसरी बार लिख रहे हैं, 5 बार में तो याद ही हो जाएगा, mv² बाय आर। बोलो सही बात है, निगाहें बोर्ड पे रखना भाई, आर से आर रवाना। अगला स्टेप बहुत बढ़िया है, ये अभी कठिन सवालों में काम भी आएगा,
दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई, भाई हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ mv², हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई इससे क्या बना, ये जादू हो गया, हाफ mv², काइनेटिक। अब ये डेरिवेशन करा होगा ना, तब आपको आईआईटी वाला सवाल करने में मजा आएगा। यार काइनेटिक एनर्जी निकालना तो बहुत सरल होता है, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से, वो हाफ mv² अपने आप क्या बन जाएगी, काइनेटिक। अब बताइए क्या आया एक्सप्रेशन, काइनेटिक बराबर के z² बटे 2r, साहब काइनेटिक आ गई, देखते जाना। अब सर पोटेंशियल की चर्चा करो सर, सर पोटेंशियल सर mgh बोल दूं क्या, मन में आता है, नवी कक्षा से वही याद है, mgh सही तो है, पर mgh होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां चार्जेस घूम रहे हैं और चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली आती है के q1 q2 बाय, याद होनी चाहिए, अभी हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी कल काम में ली थी। अब कौन कौन घूम रहा है, कौन है किसके चारों तरफ घूम रहा है, चित्र बना के सोचो, न्यूक्लियस में कौन है, प्लस का जेडी, चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब बताना के की जगह के, पहला चार्ज प्लस का जेडी, दूसरा माइनस ई बटे दूरी आर, तो देख पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, माइनस के ZE² बटे आर। एक एक मिनट के अंदर डिराइव हो रहे हैं और तूने घर पे रफ कॉपी में लिख कर लिया याद, इलेक्ट्रोस्टैट्स के सूत्र याद हो रहे हैं, वहां काम का है के q1 q2 बाय आर। अब सर काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, अब मुझे चाहिए टोटल, तो लाला टोटल क्या होगी, काइनेटिक प्लस काइनेटिक बोल के ZE² बटे 2r, पोटेंशियल बोल माइनस के ZE² बटे आर, लसअप एलसीएम ले 2r, तो के ZE² माइनस 2k ZE², के में से -2 जाएगा, माइनस के ZE² बाय 2r। आओ लिखो, तीनों देखो डिराइव हो गए। अब कुछ भी पूछेगा, अभी आप देखना रेशियो वाले सवाल सब सॉल्व हो जाएंगे, एक बार समझना, दिमाग में बैठाना, उसमें समय लगता है, फिर प्रश्न करने से कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। लिख लो, एक एक टर्म बोलो, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, एन ऑर्बिट की संख्या है, हर टर्म के साथ एकदम बढ़िया तरीके से दोस्ती, तब प्रश्न बढ़िया समझ में आएंगे। बोलो आगे। ईएम वेव छोटा चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं, 2 सवाल दे रहा है लगातार 4 साल से। एसी बहुत आसान है, सर्किट समझ में आते ही फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं।
ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू की एनसीईआरटी बहुत बढ़िया करी है। एक दिन लेकर तीनों चैप्टर को फिर से रिवाइज कर दो, अभी समय कम लगेगा और ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा सर ये अब तैयार है, मार्च अप्रैल में बहुत कम समय लगेगा। एक मेजर टेस्ट में केवल ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू यही वाला पोर्शन है। आप सोचो वो आ रहा है और पूरा 7 दिन का समय मिल रहा है, आप तो 1 या 2 दिन में पूरा तैयार कर सकते हो। कितना अपने तरीके से किया है। मॉडर्न को इतना अच्छा करो कि मॉडर्न 11, 12, 13 3 चैप्टर है, सेमीकंडक्टर मिला दोगे तो 4 चैप्टर हो गए। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बस तरीके से सिस्टमेटिक आपको रिवाइज अच्छा करना है। अब बताइए, काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, टोटल आ गई। अब पूछा जाता है अलग अलग तरह के सवाल, काइनेटिक बटे टोटल, इसका रेशियो पूछ लिया। कभी पूछ लेता है पोटेंशियल बटे टोटल, अब आप खुद निकालना। कभी पूछ लेता है काइनेटिक बटे पोटेंशियल। तीनों के एक्सप्रेशन आपके पास है, खुद करिए। इसमें से कुछ रह गया तो पहले देख लो, इसमें से कुछ रह गया तो पहले ये निपटा दो। ये हो गया क्या पूरा? ठीक है, अब खुद करना। आंसर याद करेंगे वो अलग बात है, पर एक बार खुद करके देखो। तीनों की वैल्यू रखो, रेशियो लो, जो कट रहा है उसको काटो और एक्सप्रेशन बताओ तीनों के। एक बार करके देखो, फिर शॉर्ट नोट में याद करेंगे। हाँ जी, काइनेटिक बताओ, बताओ काइनेटिक क्या थी? के जेड स्क्वायर बटे 2r। टोटल बताओ तो, माइनस के जेड स्क्वायर बटे 2r। पूरा ही कट रहा है, -1, -1 आ रहा है भाई। टोटल को वहां भेज दो तो काइनेटिक बराबर माइनस ऑफ टोटल। ये बहुत पूछा जाता है, टोटल दे दी काइनेटिक पूछा, काइनेटिक दे दी टोटल पूछा, याद होना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं ना, फिर क्या थोड़ा सा चीज क्लियर भी रहती है कि हाँ यार इस तरह से डिराइव हुआ है। एक बार रफ कॉपी पे कर लिया, डर कम होता है, याद करना है। पर एक बार खुद एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार अब ठीक है मामला, एकदम मैंने रटे नहीं है चीजों को। पोटेंशियल बोलो, के जेड स्क्वायर बाय आर। टोटल बोलो, के जेड स्क्वायर बाय 2r। अब ईमानदारी से करना, ये कटा आर कटा, 2 नीचे नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा, तो पोटेंशियल बटे टोटल 2, तो पोटेंशियल बराबर 2 टोटल। सही है। काइनेटिक बता, काइनेटिक बता, के जेड स्क्वायर बटे 2r। पोटेंशियल बता, के जेड स्क्वायर बाय आर, कितना? -आधा। स्टार लगा के रखो, ये सबसे फेमस रिजल्ट है, एनसीईआरटी में भी सवाल है, नीट में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और एनसीईआरटी से ही आया है। इसलिए आज एनसीईआरटी भी शुरू थोड़ी थोड़ी करना, अगले लेक्चर तक एटम पूरा हो जाएगा।
चैप्टर नंबर 11 की लगाई ईमानदारी से, चैप्टर नंबर 11 की एनसीईआरटी। सॉल्ड अनसॉल्ड, सॉल्ड कितने हैं 3 और अनसॉल्ड 11, 11 और 3 14, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, पूरे पूरे बन जाएंगे, पर करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आगे बढ़े? ठीक है साहब, आगे देखते हैं। अब जो जो पढ़ा, अब इन पे सवाल करते हैं। अब ये सारी चीज समराइज करते हैं सर, 3 पेज भर दिए। अब पेपर में सर रिवीजन कैसे करना है, सब में कम है, शॉर्ट नोट्स की पावर है। अब शॉर्ट नोट्स में देखिए सारी बातें मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे इनको याद करना चाहिए। खूब बच्चों ने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, दो दो एक एक, जब जब समय मिलता है बच्चों के फॉरवर्ड करता हूं मैं आपको। आप देखिए एक एक दो दो पेज में पूरा पूरा चैप्टर कैसे बढ़िया किया जा सकता है। आइए सब लोग बोर्ड पे देखना। पहला पोस्टुलेट याद करो, एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर के जेड स्क्वायर बाय, ये भी रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब पता है आप में से आप इतने 300 बच्चे बैठे हो, याद सबको है एमवीआर बाय एनएच अपॉन 2 पाई, पर ये नहीं पता कि एमवीआर क्या है। एमवीआर है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो ऐसा लिख के पूछेगा एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा एमवीआर पूछा है। भाई ने एक बार इसका नाम और दे दिया नया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर आपने रोटेशनल पढ़ा है तो टॉर्क का एक नाम होता था मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। उसी प्रकार मोमेंटम और मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, सिंबल है इसका एल। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन याद है इस फॉर्म में याद करिए, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ये याद करने के तरीके होते हैं। एक्सप्रेशन तो आप में से कईयों को याद है, एमवीआर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब आपको पता ही नहीं एमवीआर क्या है। एमवीआर है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये पहला पॉइंट हो गया साहब। फिर साहब क्या क्या याद करूं, रेडियस, रेडियस में आशीष सर आज आपने नई चीज सिखाई, पूरा एक्सप्रेशन भी काम का है, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। हाँ पुराने फॉर्मूले तो हैं ही, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, ये तो है ही काम के। वेलोसिटी का 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, सब डिराइव करा दिए ताकि आपको एकदम बढ़िया याद रहे। डिपेंडेंसी रटी होनी चाहिए, बहुत पूछी जाती है। टोटल एनर्जी का अगर आपको याद हो सॉल्व करने के बाद आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। डिपेंडेंसी शानदार याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। और ये वाला रिलेशन बहुत काम का है, काइनेटिक दे रखी हो तो टोटल बताओ, पोटेंशियल दे रखी है तो टोटल बताओ, ये बहुत पूछे जाते हैं। बढ़े साहब आगे, 1 मिनट लो, इसको याद कर लो अच्छे से, दिमाग में बैठाओ। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, काइनेटिक, बोर का पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम, ये आसान है और ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको फायदा देगा।
रिवीजन पे जोर डालिए, 15-20 दिन, 1 महीना और अभी क्लासरूम का साथ साथ काफी सिलेबस हो जाएगा, फिर रिवीजन करिए। रिवीजन के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत पजल रहते हैं कि यार अंत में क्या पढ़ा जाए। लगातार उस पर मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा मटेरियल दे सकें। आप इतने टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, इतने आपको कंटेंट आपके पास भर भर के पड़ा टेलीग्राम पर सब वो कट कॉपी पेस्ट है। पर एक ऐसा चाहिए कि सर जिससे हम फाइनल फुल प्रूफ उसको क्या कर सकें, रिवीजन, एक एश्योरेंस मिल जाए कि देख यार ये पढ़ ले, इससे तेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। ये एश्योरेंस मिसिंग है। तो वो सब कभी क्या हम करते हैं, कभी एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, कभी सर एग्जाम्पलर, किसी ने बोला एग्जाम्पलर करो तो 2 दिन एग्जाम्पलर किया, फिर उसमें समय खराब हो गया। कोई कह रहा है सर पुराने टेस्ट पेपर करो, सर उसमें करने लग गए। किसी ने कह दिया जेई मेन के किया करो, 10 दिन जेई मेन के कर लिए। तो पर आउटपुट नहीं आता, क्योंकि आप क्या है, किसी एक पर स्थिर नहीं हो पाते। आप हर बार 5-7 दिन में अपना प्लान बदल देते हो, इसलिए आउटपुट नहीं आता। आप कुछ भी करो, एक चीज पूरा करो। अगर आपको पीवाईक्यू भी करने हैं तो सर जो 2024 के सारी शिफ्ट के पीवाईक्यू कर लो, 2023 के कर लो, कोई एक चीज करो पूरी। एनसीईआरटी करनी है तो पूरी करो, तब उसका आउटपुट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा भाई, आप समझो। क्योंकि एट द एंड भाई हम क्या किस तरह से रिवीजन करें, मैंने आपको लगातार समझाया भी था कि यार अपन एक एक ऐसा रिवीजन फाइल लेके आना चाहते हैं कि बच्चों को उसमें ज्यादा फायदा मिले। और मैंने आपको फ्राइडे को प्रॉमिस किया था कि यार क्या किस तरह से किया जाएगा, वो देखो। अब आप समझना, क्योंकि आप देखें कंटेंट खूब पड़ा है अपने पास, पर इतना सिस्टमेटिक नहीं है, ना केमिस्ट्री में है ना अपने पास सब्जेक्ट वाइज है। ये देखो आप एक एक चैप्टर का एनालिसिस है, तो ध्यान से देख, बाल बाद में बनाना, बोर्ड पे देख। हाँ, अब देख 2024 में 5 प्रश्न आए हैं, परंतु 5 किस टॉपिक पर आए हैं देख, वो लिखा हुआ है। सर इससे क्या होता है, इससे एक आइडिया मिलता है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक नजर लगता है इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बड़ा है, पहले क्या करूं 3 दिन में। अगर 5 साल का एनालिसिस करोगे ना, डाइपोल पे सवाल हर साल आया है, पोटेंशियल पे सवाल हर साल आया है, तीसरे नंबर पे आता है गॉस, चौथे पे आता है कूलम फोर्स। और डाइपोल और पोटेंशियल तैयार करने में 2 दिन लगते हैं। यो देखेगा तो इलेक्ट्रो की पूरी कॉपी है, इससे स्मार्टनेस आती है। अच्छा डाइपोल, डाइपोल तो सबसे ज्यादा पूछा ही जाता है, 2 घंटे में डाइपोल तैयार हो सकता है। तो ये एक स्मार्टनेस है, ये इतना ब्रेकअप है। ऐसा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ब्रेकअप होना बहुत जरूरी है। ये ब्रेकअप सर, अब इससे आपको आइडिया क्या लगता है, कैसे क्वेश्चन आप बना रहे हो। ये देखो कुल क्वेश्चन कितने जोड़ो, 9 9 18 3 21, 5 साल का है, 5 से क्या किया डिवाइड, एवरेज आया 4.2, फैक्टर 45 का मतलब है इतने टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। गुणा करोगे तो एग्जैक्ट आएगा 189। मतलब मॉडर्न के मुझे 189 क्वेश्चन करने से मेरा काम तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सवाल की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर ये मुझे एसी का बनाना होगा, एसी का एक सवाल आता है एवरेज 1 या 1.2, तो उसके केवल 60 सवाल ही निकल कर आएंगे, 60 सवाल में एसी पूरा समेट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये 189 आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, इसका कोई आधार है क्या। हर चीज का आपके पास आधार है, क्वेश्चन की संख्या आपने कैसे निकाली। अब 189 क्वेश्चंस का क्या आधार रखा है, अब वो देख आधार क्या है। 189 क्वेश्चंस का आधार, पहला एनसीईआरटी के कुछ अनसॉल्व और कुछ सॉल्व क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि यार ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम समय में पूरी एनसीईआरटी वापस देखी नहीं जा सकती। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल, सीनियर से बात करते हैं, टॉप रैंकर से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पलर सुनने को मिलता है, तो मन में कहीं ना कहीं लगता है अरे यार एग्जाम्पलर को भी हमें देख लेना चाहिए। पर पूरी एग्जाम्पलर में तो सब्जेक्टिव सवाल भी हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो नीट ओरिएंटेड हैं, यार वो पता होने चाहिए। तीसरा जेई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन। चौथा अपने क्लास नोट्स के, जो इतने सालों से हमने सीखा है कि क्लास नोट्स में कुछ ऐसे प्रश्न जिससे मल्टी कॉन्सेप्ट सॉल्व होते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट भैया, 5 साल के नीट के लेटेस्ट भी सवाल आने चाहिए। इन सबको अगर आप मिलाओगे तो मैंने एक 189 क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक फाइनल बनाई है, जिसमें अपनी सारी चीजें कवर हो जाएं, क्योंकि एक एक को रिवीजन करना संभव नहीं है। अब देख क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट किए,
ये सवाल है, हर सवाल के पास टैग है। देख मैंने सवाल कहां से उठाया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, सवाल नंबर 59 है, अपने उसका पैकेज का ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये देख एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्व है। अच्छा कट कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं है, क्यों नहीं है? सर हमारे एनसीईआरटी में तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, एक एक सवाल के ऑप्शन बनाए गए हैं ताकि जब वो परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन में आएगा। अपनी किताब एनसीईआरटी टेबल में पढ़ी है, किसी भी सवाल के ऑप्शन नहीं है, एक एक सवाल के ऑप्शन बनाए गए हैं कि भैया पेपर में सवाल तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे आता है, कहीं से उठा पटक नहीं की गई है, सवाल ट्रैक लगाया गया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस, अच्छा ये एनसीईआरटी का सवाल मैंने निपटाया, ये मैंने एग्जाम्पलर का सवाल किया। दूसरी प्रोफाइल, सर स्टेटमेंट वाले सवाल बड़े पूछे जा रहे हैं। सर इसमें दो प्रोफाइल बनती है, एक तो आता है ट्रू फॉल्स, ये देखिए ये है ट्रू फॉल्स, एक आता है पुराना एम्स वाला पैटर्न, अससन सही है, रीजन सही है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। दोनों वैरायटी पे प्रश्न है, 8-10 ऐसे वाले सवाल है, 5-7 वैसे वाले क्वेश्चन है, ताकि आपको स्टेटमेंट वाले सवाल पर भी बढ़िया पकड़ बने। अगली वैरायटी देखिए, लेटेस्ट पूरा नीट का अपडेटेड है, 2024 के भी मामला उसमें तैयार है। नेक्स्ट देखिए सर कॉलम मैचिंग, उस 189 में सर मेरा ऐसा हो पैकेज कि सब कुछ तैयार हो जाए, फिर मुझे परेशान नहीं होना पड़े। आप मेरे लेवल पे आके देखो सर, इतना कंटेंट है, मैं खुद पजल हो जाता हूं कि मैं फाइनल करूं क्या, और कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा पीछे पीठ पर हाथ रख के कि बेटा ये सवाल कर, इससे तेरी सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। वो देखिए कॉलम मैचिंग के सवाल है। इसके बाद देखिए ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्व, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अपन ने क्लास में किया था, आपको याद हो तो, मैटर वेव प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, नीट 2018 में आया हुआ है, एग्जाम्पलर का सवाल है। तो जहां जहां मुझे लगा एक एक चैप्टर में कि यार मुझे ये सवाल डालने चाहिए, मेरा खुद का अनुभव क्या कहता है इतने साल पढ़ाने के बाद, यार पेपर किस तरह से सेट होता है, वो मैंने हर प्रोफाइल का सवाल इसमें डाला ताकि सब कवर हो जाए। अगला पॉइंट ये और आता है, सर कंटेंट तो आप पूछो मत सर, मेरे पास इतने पीडीएफ डाउनलोड पड़े हैं मोबाइल में, प्रश्नों की मेरे पास कोई कमी है क्या? बात सही है सर, दिक्कत कहां थी आप वो भी समझो, सॉल्व कर लो, डाउट कहां से देखूंगा, डाउट है, सॉल्यूशन देखता हूं पता नहीं चलता, कोई ठप्पा नहीं लगाता ऑथेंटिक कि नहीं यार ये सही लिखा हो और ये गलत है, एक ही प्रश्न अलग अलग सोर्स में अलग अलग लिखा हुआ है, उसकी सर मुझे आप बताइए। तो सॉल्यूशन चाहिए भाई ऐसा कि जो बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, अपनी लैंग्वेज देखो इस तरह से पूरा एक एक, ये देखो मतलब एक एक सवाल पर अपन ने यो मेहनत करी, ये देख पूरा लिखा हुआ है, पहले दूरी ये, बाद में दूरी ये, 0.2 का 0.6 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ये देखिए फॉर्मूला हुआ पूरा लिखा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन पढ़ने से क्या लगता है, हाँ यार अब ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपन क्लास में बैठे हैं, ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, और बिल्कुल चूंकि हमने खुद ने लिखा है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है, तो एरर की संभावना लिस्ट हो गई ना, आप समझो, जब मैं खुद ही लिखूंगा, खुद ही सॉल्व करके आंसर मैच करूंगा, तो एरर लेस हो गया ना भाई। वो एक होता है कि हाँ भाई सीधा टाइप कर दिया, उसमें एरर हो जाती है। ये देखिए आप, हर तरह के सवाल में ऐसा लिखा गया पूरा सिस्टमेटिक कि अपन को ऐसा लगे कि अपन घर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, एक परफेक्ट मटेरियल। अल्फा पार्टिकल का मास कम, देख लैम्डा मास के क्या है इनवर्स, जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका लैम्डा ज्यादा। तो अब समय है कि लास्ट के 100 दिन है कि भाई अब हमें एक परफेक्ट तरीके से हमें आगे बढ़ना है, एक एक चैप्टर का हमारे पास रिवीजन पैकेज आ जाए। 45 से गुणा इसलिए किया गया, एक सफिशिएंट नंबर में हमें रिवीजन हो, मैं इसको 20 से भी गुणा कर सकता था, 25 से भी कर सकता था, पर 45 फैक्टर ऐसा लिया कि यार इतने प्रश्नों का रिवीजन करने पर मुझे कंप्लीटनेस का एहसास होगा। ये मैं 70-80 सवाल में रोक देता ना, यार मॉडर्न में सवाल तो ज्यादा आते हैं यार, 70-80 सवाल में पूरी अभी चीज समझ में नहीं आई, इसलिए एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना भी जरूरी है, इसलिए वो फैक्टर 45 को चुना गया। करिए मेहनत करिए लगातार, हम भी लगातार कर रहे हैं मेहनत, कहीं किसी तरह से वो नहीं है कि यार कहीं से छाप दिया ले भाई तू कर ले फिर फोटोस्टेट करा ले, एक एक सवाल कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, सिर्फ टारगेट ये है या तुझे ऐसा लगे यार फिजिक्स को किया जा सकता है यार अच्छा हो जाएगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है यार टीचर हमारे साथ खड़े हैं, ये लगातार सब्जेक्ट को आसान बनाने में लगे हुए हैं, अपन को भी उसी लेवल पे मेहनत
करनी है, एक एक चैप्टर पर, एक एक कंटेंट पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो और मेहनत करिए, आगे बढ़िए, समय है भाई, करेंगे तो काम हो जाएगा। अब 10 सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। 10 क्वेश्चन लिखिए, जो हमने अभी शॉर्ट नोट बनाए उस पे 10 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लिखिए फटाफट आइए। क्या क्या? अच्छा, उसको बुला दे भाई को। चलिए लिखिए फटाफट। अब 10 क्वेश्चन है, फटाफट करिए, तो जो जो हमने आज पढ़ा है वो बढ़िया तैयार हो जाएगा इन 10 क्वेश्चन के थ्रू। मोबाइल से सॉल्व नहीं करें, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, प्रिंट निकालें और सॉल्व करें। हार्ड कॉपी से करेंगे तो पेन पेपर मोड, जो क्लास वाली फील है, पेपर में भी पेन पेपर मोड से होता है, वैसे ही सॉल्व करिए। अभी अभी पीडीएफ आ जाएगी टेलीग्राम पर, बंटवाना नहीं है, पैसा खर्च करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, 8 रुपए, 9 रुपए, 10.5 रुपए खर्च करें। हाँ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, भाई साहब ये क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम। तो उसने पूछा है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, बोले तो एंगुलर। एन की जगह कितना रखेंगे बताइए? 4। तो एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब आपको बात समझ में आई ना यार? मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोले तो क्या? एल। और एन 4, बता दे आंसर। 4 एच अपॉन 2 पाई, 2h/पाई। हो गया? 10 प्रश्न करके सारी बातें याद हो जाएंगी। 2-3 बार बोल लीजिए। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum of an electron is integral multiple of h upon 2 pi। और उन ऑर्बिट को बोर्ड ने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहा? स्टेशनरी। क्योंकि ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय ना तो एनर्जी को रिलीज करता है, ना एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। दूसरा लिखिए, हर फॉर्मूले पे सवाल है। सवाल को सेलेक्ट किया गया इस तरह से कि सारे कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन कॉपी में आ जाए। सोच समझ के करना, स्कोरिंग है ये पार्ट। अब प्रश्न तगड़ा है, क्या कह रहा है देखो। सूत्र आधारित है और प्रश्न आप देखो भरपूर ऐसे मिलेंगे आपको जेई मेन में, नीट में, हर तरीके। क्या कह रहा है? तीसरे ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है और चौथे की पूछी है। एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब सेम एटम की ही बात हो रही होगी। अब देख कैसे बढ़ते हैं,
आराम से देखिए, हर बच्चा कर सकता है। एन स्क्वायर बाय जेड, सूत्र याद होना, बोलिए कि मुझे घर जाके सूत्र याद करने हैं, तभी प्रश्न बनेंगे। सेम एटॉमिक नंबर की बात हो रही है तो जेड को काट दीजिए, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। किस किस की बात हो रही है? थर्ड और फोर्थ। आर 3 बटे आर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 3 है तो यहां 3, 4 है तो 4 का स्क्वायर। आर 3 आर, आर 4 9/16। यहां मैक्सिमम गलती होती है एग्जाम में, आप जल्दबाजी करते हैं, 2 सेकंड बचाते हैं, 9/16 टिक कर दिया। भाई इसको पूरा सॉल्व कर। 16r बराबर 9r4, r4 16/9। ये वाली मैक्सिमम गलती। बाहर आपके साथ सिर्फ एक शब्द बोल देते हो, सिली मिस्टेक, भाई पूरा साल दांव पे लग जाता है, आप समझो। इन ये गलतियों को मत करो। आप क्या करते हो स्ट्रेटजी? तेज करो, ये आपने सुन रखा है 100 जगह से, समय कम है तेज करो, समय कम है तेज करो। तो जो आप सरल सवाल होते हो ना, वो तेज करके गलत कर देते हो, कठिन तो वैसे भी नहीं होते। तो आप देखो मामला कैसा गड़बड़ हो गया। जो आपके सरल आ रहे हैं वो आप काटा कुटा कर देते हो, या मुझे समय बचाना है, मुझे समय बचाना है। और समय बच के करेगा क्या? आपने इतने पेपर दिए, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये तो पता चल गया है। ऐसा नहीं होता कि आप 200 के 200 सवाल पहुंच भी नहीं पाते, कभी नहीं हुआ। आप इतने बैठे हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं, सर इतना होता है मैं पूरे सवाल आराम से देख लेता हूं। जल्दी क्यों मचानी? आपने वो फीड कर लिया है, तेज करना पड़ता है। आप इतने पेपर दे रहे हो, आप सच बताओ, ऐसा थोड़ा ना होता 200 में से आप 150 ही पहुंच पाते हो। आप पढ़ भी लेते हो, जो आपको आ रहे होते, आते नहीं है वो अलग बात है, पर आपके पास इतना समय होता है कि आप पूरा पेपर तो गो थ्रू हो जाए। तो जल्दबाजी क्यों मचानी यार, ये वाला स्टेप अपन को गलत नहीं करना। आंसर बोल, 16/9। अगला पूरे पूरे सवाल लिखना, ये सब रिवीजन करने के लायक सवाल है, और सब छोटे छोटे सवाल, और अलग अलग कॉन्सेप्ट पर। एक रेडियस पे आ गया, अब एक वेलोसिटी पे आएगा। सोचो खुद। मत मत कर। हाँ जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का लगाना है, रेडियस थोड़ी ना है, स्पीड है। सवाल पढ़ो ध्यान से। इतना धीरे धीरे लिखा का सवाल, ताकि जब सवाल सॉल्व करें फिर अपन टीप लें। कई तो इतना धीरे धीरे लिखते हैं कि हाँ वो जल्दी लिख लिया तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। इतना धीरे लिखो ताकि सर जब करने लग जाए तब तक अपन बराबर पहुंच जाए। अलग अलग तरह के नाटक हैं भाई साहब। सही है, आजा देख ले। बोनस स्कोरिंग चैप्टर मत छोड़, 5 सवाल हैं ये, ध्यान से पढ़। स्पीड की बात हो रही है तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला Z/n। एक एक स्टेप समझ, कर सकता है। थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट में ही रेशियो पूछा है, मतलब n तो कट जाएगा, n 3 ही है, तो वेलोसिटी z के प्रोपोर्शनल। गुप्ता सर n क्यों काटा? क्योंकि तीसरे ऑर्बिट का ही अनुपात चाहिए,
तो n तो रेशियो में कट जाएगा। कौन कौन है? हीलियम और हाइड्रोजन। तो देख, वेलोसिटी ऑफ हीलियम बटे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल है लाला। अगर ऊपर हीलियम है तो यहां भी हीलियम, यहां भी हाइड्रोजन। हीलियम का 2, हाइड्रोजन का खत्म। इतना सिस्टमेटिक कर, ना कोई कंफ्यूजन होगा ना कोई एरर आएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? वहीं हल्का सा चील बिलुआ बनाया और सॉल्व हो गया। पूरा करो ना, पूरा करो ना। जेट के प्रोपोर्शनल है, ऊपर हीलियम है, नीचे हाइड्रोजन है। अच्छे से करोगे तो कहीं गलती होगी नहीं। चलो बोलो, हीलियम बटे हाइड्रोजन। हीलियम प्लस क्यों लिखा, ये पता चला? ये भी बहुत जरूरी है। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, लिखा हुआ है, काम का सवाल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। आओ, अब एनर्जी पर आ गया। हर सवाल अलग है। रेडियस, अब स्पीड, अब एनर्जी। हर फॉर्मूला आपके सामने से एक बार निकल जाएगा। प्रश्न पढ़, सही फॉर्मूला ढूंढ, थोड़ा दिमाग पर जोर डाल, दिमाग शांत रखो। फालतू की लड़ाई में अभी मत उलझो, समय नहीं है। किसी भी अपन पंगे में उलझते हैं, लड़ाई में, भैया समय खराब होता है, ऊर्जा खराब होती है। अभी इग्नोर, 4 महीने, 3 साढ़े 3 महीने लास्ट है, इग्नोर। चल भाई, क्या पूछा? काइनेटिक बटे पोटेंशियल। या तो पन्ने पलट ले, सीधा पता चल रहा होगा। माइनस आधा आता है, और उसने रेशियो में क्या पूछ लिया है? मैग्नीट्यूड। तो बता कितना आएगा? आधा। देख लो, तो क्या प्रश्न देखा हुआ है ना? तो जब आप रिवाइज, अच्छा यार ये मुझे सब याद होना चाहिए, जरूरी है। अगला देखिए। ना ना, सेम ऑर्बिट ही होना चाहिए। सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट से वो रेशियो कट जाएगा ना पूरा पूरा, इसलिए। अब ये सवाल खास है। ये क्यों खास है? ये आपको पन्ना पलटने को मजबूर करेगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर का सूत्र याद होना चाहिए। ये देखो प्रश्न आया हुआ है, कल अपन ने सिर्फ लिखा था। अब एक प्रश्न कर लेंगे ना, तो अब आपको और उस पर फोकस हो जाएगा। अच्छा यार, इम्पैक्ट पैरामीटर का मुझे सही सूत्र चाहिए। पेपर में आता है तो ठप्पा लग जाता है कि हाँ याद करना चाहिए भाई इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है उसमें से सवाल छांट के चालू कर दो।
4 हिस्से हो गए, फोटोन थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव और चौथा एटम। प्रिंट निकाला, 189 सवाल हैं, रोज 15-20 निपटाते चलो। 6-7 दिन पीछे पड़े रहोगे, 6-7 दिन का चैप्टर और बचा हुआ है। जिस दिन मॉडर्न खत्म होगा, रिवीजन फाइल भी पूरी तैयार। पीछे पढ़ना पड़ेगा एक यूनिडायरेक्शनल कि सर ये वाला आप देते जाओ फैक्टर 45, मैं साथ साथ इसको निपटाता चलो, मार्च अप्रैल में रिवाइज कर लेंगे। कितना आंसर? अब कॉट है वो ध्यान रखना, कॉट है 60 है और 90, तो पहले 60, तो 60 लेंगे तो क्या होगा, कॉट 60/2, और बाद में 90 है तो 90/2, तो कॉट 60/2, कॉट 30, 90/2, 45। अब 10वीं कक्षा में जाना पड़ेगा, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो कॉट 30 होगा 1/10 30, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो गया √3, कॉट 45 ये होता है 1/10 45, tan 45 होता है 1, तो कॉट 30 हो गया √3, कॉट 45 हो गया 1, तो d1/d2 आ गया √3। 1 मिनट रुको, 2-3 बार इम्पैक्ट पैरामीटर को याद कर लो, कल डेफिनेशन भी लिखवाई थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सवाल भी कर लोगे तो और ठप्पा लग गया। इम्पैक्ट पैरामीटर एक और था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो एक बार और सिखा दूंगा अभी, बहुत पूछा जाता है ये दोनों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर। तीन बार आए नीट में, 3 बार, एनसीईआरटी से लिया हुआ है, अनसॉल्व दे रखा है पीछे। अगले लेक्चर में चैप्टर पूरा हो जाएगा, 11 पूरा हो गया, ये 12 चल रहा है, फिर एक दिन बैठा के इसकी एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर 13वां नंबर शुरू करूंगा न्यूक्लियाई, मॉडर्न का लास्ट, खत्म होते होते एकदम बढ़िया करना है इसको तैयार, पूरी एटम की एनसीईआरटी बैठा के कराऊंगा क्लास में, एक बार चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो। पता है आंसर? अब देख, अब तुझे वो याद है तो मजा आ गया क्या, काइनेटिक बराबर माइनस ऑफ टोटल, पोटेंशियल बराबर 2 ऑफ टोटल। स्टार लगा के रखो, ये फेमस प्रोफाइल है, 2 से 3 बार परीक्षा में रिपीट हुआ, और सूत्र याद होना चाहिए। अब बता, टोटल माइनस का 3.4, तो काइनेटिक आ गया प्लस का 3.4 ईवी, पोटेंशियल ट्वाइस ऑफ टोटल बता 3.4, तो पोटेंशियल आ गया माइनस का 6.8। सब छोटे छोटे सवाल हैं, आप देखें 1-1 मिनट के प्रश्न हैं, सब पेपर में आपको दिखेंगे, नीट के, जेई मेन के, एनसीईआरटी के पुराने पेपर में, ये सब 1-1 लाइन के क्वेश्चन है।
आसान चैप्टर, सही सूत्र याद कर लिया, काम हो गया। लिखना था क्या? अब सीधा भले ही आंसर लिख सकते हो आप। पहली बात, थ्योरेटिकल सवाल है बहुत प्यारा, बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही लागू होता है, और अच्छा बोले तो हाइड्रोजन लाइक एटम, इन्हीं के लिए बोर मॉडल लागू होता है। थ्योरेटिकल ग्रिप ये आती है एनसीईआरटी पढ़ने से, हाइड्रोजन लाइक एटम के लागू होता है। और बोले तो तीसरा शब्द, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। बढ़िया, ऐसे तैयार करो सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी बढ़िया आ रहे हैं, डेरिवेशन अच्छे तैयार हैं, तब पूरा टॉपिक कब्जे में होता है। अब देख, एनी प्लस ने गलती कर दी भाई, क्योंकि एनी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसका मतलब इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन एटम में, नियॉन गैस बोल देते हैं जिसे। अब एनी प्लस करोगे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, पर अभी भी 9 तो है भाई, नहीं एप्लीकेबल होगा। बाकी सब देखो, हीलियम प्लस कर दिया है, हाँ यार ओके, हीलियम में 2 होते हैं, एक निकाल दिया, हीलियम प्लस ओके। सर हाइड्रोजन एटम, वो तो होता ही है सर, सबसे फेमस है। सर ड्यूट्रॉन पर क्या कहना है आपका? सर ड्यूट्रॉन होता क्या है पहले ये बताओ। ड्यूट्रॉन होता है 2H1, ऐसे ही सीखने को मिलता है। ड्यूट्रॉन होता है 2H1, इसका बताइए जेड कितना है? 1। 1 मतलब एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, हो गया सही। और Ni प्लस, सबसे धोखे वाला तो Ni प्लस ही है, Ni में तो 10 है, उसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है भाई, कितने रह गए अभी? 9, लागू ही नहीं हो सकता। क्या आगे बढ़ूं? इसमें थोड़ी सी गलती होती है, वो गलती मैंने आपको लापरवाही बीच में सिखा दी है, उससे बचना है अब अपन को। अच्छा प्रश्न है। अब एक गलती है, क्या गलती है वो समझना। पहली बात तो एनर्जी है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
बच्चा जल्दबाजी में इसको 1 2 ले लेता है, नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड है, एन कितना 2, सेकंड एक्साइटेड, बस ये लापरवाही से आप बच जाएंगे तो सवाल बढ़िया सॉल्व। फिर आपको डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए, कौन सी, टोटल एनर्जी इज जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। मन में एक बार बोल, सूत्र याद करना जरूरी है, मोबाइल को छोड़ तब काम चलेगा। सूत्र याद कर, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर याद होना चाहिए। वो क्या बात कर रहा है, एक ही हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड तो 1 हो गया, तो एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्स, एन स्क्वायर के इनवर्स। अब अपन को पूछिए T2 T3, बच्चे इसको 1 2 करके आए, नीट का सवाल था, 1 2 नहीं होगा, 2 3, और इनवर्स है, इनवर्स यहां 2 ऊपर है तो यहां 2 नीचे, आंसर 9:4। बच्चे टिक करके आए थे 4:1, कारण है जल्दी में 1 2 ले लिया, 1 2 करते ही वो 4 1 आएगा, ये गलती होती है, एक्साइटेड को बॉक्स में डाल लीजिएगा, एक्साइटेड शब्द काम का है। क्या बात ओके है, अच्छे से देखिए, क्या आगे बढ़े, अब एक बार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को रिव्यू करते हैं वापस से, उस पर 3 सवाल आए हुए हैं और तीनों थ्योरेटिकल हैं, तो एक बार समझते हैं उसको वापस, तो थोड़ा सा और बढ़िया तैयार हो जाएगा, डर हटेगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वापस से फील लेते हैं बगैर कुछ रटे हुए, बेसिक समझें। सर होता क्या था, अल्फा पार्टिकल आता था और न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती थी, एक समय ऐसा आता था जब काइनेटिक शुद्ध रूप से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। वो बड़ा सूत्र क्यों याद कर रहे हो, एक लाइन में आप खुद निकाल सकते हो, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल के Q1 न्यूक्लियस पे चार्ज जेडी, अल्फा पे चार्ज 2e बटे आर, देखो आर इधर गया तो देखो सीधा आ गया के जेडी 2e बटे हाफ mv स्क्वायर। परीक्षा में 3 बार आया प्रश्न, में बताता हूं, सीधा पूछा गया मास के इनवर्स, वेलोसिटी स्क्वायर के इनवर्स, सटीक याद होना चाहिए। एक बार उसने इसी प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी, उसने कहा, अब रटने वाले में क्या दिक्कत होती है, उसने कहा यार एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, एक न्यूक्लियस की तरफ फायर किया, न्यूक्लियस पे चार्ज Z2, प्रोजेक्टाइल पे चार्ज Z1, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बच्चा फंसने लगा, अब जो सूत्र रट के जाता है वो परेशान होता है। पहले ये वाली बात बताइए, ये ओके है क्या, मास के इनवर्स और वी स्क्वायर के भी, पहले तो ये 2 सवाल देख लो दोनों परीक्षा के, जिससे आपको ध्यान रहे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के इनवर्स, सीधा वापस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जेडी के इनवर्स नहीं था, जेडी के डायरेक्ट था, देखते जाइए, जेडी के डायरेक्ट, वी स्क्वायर के इनवर्स था, इनवर्स था मास के, इनवर्स था वी स्क्वायर के पावर 4 कर रखी है। दोनों परीक्षा में आए हुए हैं, 2 सवाल करने से आइडिया लग गया यार, सूत्र की समझ आनी चाहिए, पूरा सूत्र रटने के लिए नहीं कह रहे हैं, एक लाइन में डिराइव किया जा सकता है। अब इसी का कठिन सवाल कैसे आया वो देखिए, इस पर काम करते हैं, ये लिखिए आज का लास्ट सवाल, इस पे मेहनत करते हैं। अब ये समझना
और सूत्र रटने में क्या अंतर होता है वो ये सवाल आपको बताएगा। आपने पढ़ा हुआ तो है क्लोजर अप्रोच सब कुछ, पर सवाल की उसने लैंग्वेज बहुत अच्छी दे दी। लिखिए, इस तरह से पढ़ाई करो। देखो, सवा घंटे में डेरिवेशन भी कर लिए, 10 क्वेश्चन भी कर लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए उसके जितना आज पढ़ा। कोई भी चैप्टर इस अंदाज में करोगे भाई, बढ़िया तैयार होगा। कहना ये चाहते हैं, पढ़ने से मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस उसी से आएगा, यही सच्चाई है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि एक छोटा रास्ता नहीं है, और रफ कॉपी से ही गुजरेगा। तुझे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, 189 क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। उसमें एक्सक्यूज मत दो, बोलो कि बस करूंगा सर 6 दिन में, तो अपने आप बन जाएंगे। तो एक्सक्यूज के बहाने निकालेगा, बहाने निकलते जाएंगे। बहुत प्यारा सवाल, पर अगर आप समझदारी से करेंगे तो एक लाइन का, और नहीं तो आपको पता ही चलेगा कह क्या रहा है वो। Z1 Z2 M1 M2 प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है, डायरेक्ट है। जिसने डेरिवेशन सीखा वो खुश है, इसलिए देख डेरिवेशन सिखाते थे, आज फिर दूसरी बार सिखाया। पहली बात तो सर, ये प्रोजेक्टाइल कौन होता है भाई? जो अल्फा पार्टिकल आप फेंक रहे हो ना, उसी को क्या बोला गया है? प्रोजेक्टाइल। अल्फा हटा दिया भाई ने, प्रोजेक्टाइल जो सामने से आपने फेंका है। इसका चार्ज कितना? Z1। इसका मास कितना? M1। किसकी तरफ फेंका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज बता? Z2। दूरी बता? R0। मास बता? M2। पहले चित्र समझ। अल्फा उसने उड़ा दिया, क्योंकि तू तो अल्फा 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 सोच के गया है ना? उसने बिल्कुल माहौल सेट कर दिया। अब तुझे फॉर्मूला की समझ आनी चाहिए कि यार गुप्ता सर ने डेरिवेशन करके बताया। काइनेटिक किसमें कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल में। काइनेटिक को खोला, हाफ mv²। सर ठहरो सर, क्यों, क्या हुआ बेटा? सर रुको, हाफ mv² क्यों कर रहे हो? उसने काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है। रुको ना सर, ऐसे रटा हुआ मत लिखो, एनर्जी और प्रोजेक्टाइल ही पूछा है, मतलब ये तो पूछा है, तो इसको हाफ mv² मत लिख भाई। ओके गुरुजी, इसको हाफ mv² से खोलना नहीं है, पोटेंशियल को खोलो। बोलो के Q1 मतलब चार्ज, इस पे चार्ज Z1, दूसरे पे चार्ज Z2 बटे दूरी। खत्म। दूर दूर तक कहीं मास के दर्शन नहीं हो रहे। ये समझदारी है कि यार अपने साथ ही बच्चा बैठा है, टॉप 100 वाला भी, टॉप 500 वाला भी, वो भी तो सेम सवाल कर रहा है, उसके पास भी वही नोट्स है सर के। उसने डेरिवेशन को समझा है, अपन ने सूत्र रटे हैं। रटने वाला ये दोनों प्रश्न बना के आ सकता था, मास के इनवर्स होता है, मास के इनवर्स होता है, v² के इनवर्स होता है। ये समझने वाला करके आएगा। इतना सा बारीक अंतर होता है। क्लास नोट्स वही है, सेम मॉनिटरिंग हो रही है, सेम चीज पढ़ाई जा रही है, समझने की बात है। अब आपसे पूछा गया एनर्जी, तो के Z1 Z2 बटे 8। बता कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? अच्छा सवाल, विद इन 1 मिनट करने वाला सवाल। अपन ने पलटी है, आज का लेक्चर देखिए,
हमने आज रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल सब सीखा। 10 प्रश्न करे, पोस्टुलेट समझे, उनके शॉर्ट नोट बनाए, शानदार लेक्चर तैयार कर लिया। ऐसे पढ़ते रहोगे ईमानदारी से, काम भाई साहब यूं शानदार चलेगा। तो अगले लेक्चर में अपन काम करेंगे लाइमन, बार्मर, पाशन। वो भी बहुत आसान है, जिसमें सवाल आता ही आता है, उस पर मेहनत करेंगे और चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे एटम को। फिर आएगा अपना न्यूक्लियाई। चलिए साहब, धन्यवाद। यहां तो नहीं लगो तो क्लास में बैठा था ना। हाँ आया था ना, बीच में गायब था क्या? 1 डेढ़ महीने पहले। सब आ रहा है, आया।